हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने क्वांटम थियरी की शुरुआत करी। प्लैंक्स के क्वांटम थियरी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट मैंने कवर किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप लोग अच्छे से ध्यान रखोगे तो आज तो बहुत मजा आएगा आपको। क्वांटम थियरी जो है प्लैंक की, उसके अंदर दो नेचर हम लोग कंसीडर करते हैं रे के। एक है वेव नेचर एंड दूसरा है पार्टिकल नेचर। आज हम लोग पार्टिकल नेचर के ऊपर जाएंगे, पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन कहानी यहां पर यह है कि वेव नेचर को कौन सपोर्ट कर रहा था एंड पार्टिकल नेचर को कौन से फिनोमेना सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो रेडिएशन के वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते थे। जिसमें से यदि मैं बात करूं शुरुआत से, तो फर्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ये दो फिनोमेना ऐसी हैं जो रेडिएशन के वेव नेचर को सपोर्ट करती है। रेडिएशन हैविंग अ वेव नेचर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बाय दिस टू फिनोमेना। अब ये क्या है फिनोमेना समझते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि यहां पर मान के चलो आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर आपने रे को पास किया, तो जिस सरफेस के ऊपर आप रे पास कर रहे हो वही सरफेस के ऊपर से ये रे जो है वो एक एंगल बना के मुड़ जाता है। तो सरफेस के ऊपर से एंगल बना के रे का मुड़ जाना और एक एंगल क्रिएट करना, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसी चीज को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि यहां पर मान के चलो आपका एक रे आ रहा है, यहां पर एक दूसरा रे आ रहा है, और ये दोनों मिलके एक कॉमन रे या कॉमन यहां पर वेव निकाल रहे हैं, तो इसी चीज को हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहां पर भी इस थियरी को यदि डिटेल में देखी जाए, क्योंकि सिलेबस में है नहीं तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन फिर भी आप समझ लो इतना कि यहां पर एक वेव है और यहां पर भी वेव बाहर निकल रहा है। यहां पर दो वेव एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक कॉमन वेव बना रहे हैं। दैट मीन्स ये दोनों फिनोमेना जो है वो वेव नेचर को कंसीडर करवाते हैं। तो रेडिएशन हैविंग अ वेव नेचर, ये चीज यहां से कंसीडर हुई। लेकिन पार्टिकल नेचर की जरूरत कब पड़ी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो, तो ये फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दी है, वो थियरी कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब कौन से पॉइंट है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाते, क्योंकि फिजिक्स के अंदर वेव नेचर को कंसीडर करके ये थियरी को एक्सप्लेन किया गया है। आप पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो फिजिक्स के अंदर दे रखी है, उसमें वेव नेचर को कंसीडर किया है। एंड वेव नेचर जो है वो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब कौन से है जो एक्सप्लेन नहीं होते, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन सम एक्सपेरिमेंट। अब ये कौन से एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा रेडिएशन का एमिट होना। कोई भी सब्सटेंस है, मान के चलो आपके पास कोई एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसको आपने गर्म किया, तो सॉलिड सब्सटेंस को जब गर्म करते हो तो उसमें से रे बाहर निकलते हैं, तो उसके नेचर के बारे में वो नहीं बता सकता। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन by hot substances। कोई भी हॉट सब्सटेंस है, उसके अंदर से जो रे बाहर निकल रहा है, जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, उसके नेचर के बारे में हमें नहीं पता चल सकता।
इस थियरी के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एक्सप्लेन बाय द फिजिक्स, उसमें हम लोग ये नहीं समझा सकते हैं। तो ये चीज ये है, ये इसकी लिमिटेशन है कि नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हॉट सब्सटेंसेस वी कांट एक्सप्लेन इट। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं समझना। देखिए एक चीज समझ लो कि रे जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। जैसे आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, स्पेक्ट्रा देखा है कि? तो स्पेक्ट्रा जब भी आपने देखा है, सनलाइट है, वाटर है, तो उसके ऊपर एक स्पेक्ट्रा बन जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों मिलते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे पता है आप लोगों को? देखो सनलाइट तो वही है, पानी भी वही है, फिर भी एक कलर नहीं बहुत डिफरेंट कलर मिलते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है, एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, एंड हमको डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे बोलते हैं? सभी टाइप की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड सभी टाइप की वेवलेंथ वाले रेडिएशन को वो एमिट भी कर सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब यह है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें चाहे कोई भी वेवलेंथ आप डालो उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड कोई भी वेवलेंथ को वो बाहर भी निकालेगा। मींस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन कोई भी वेवलेंथ वाले रेडिएशन की कर सकता है, उसी सब्सटेंस को हम लोग ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसके बारे में हमें समझना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये चीज अच्छे से नहीं समझा पा रही है। सेकेंड पॉइंट बहुत आसान है, जिसके बारे में आज ही इसी लेक्चर में आगे एक और थियरी पढ़ेंगे, उसमें ये जिक्र आएगा कि यहां पर एक सब्सटेंस है, मान के चलो ये मेटल है। अब मेटल की सरफेस के ऊपर मैं यहां से कोई रे पास करूं, मेटल की सरफेस के ऊपर मैं कोई यहां से रे पास करूं, तो रे की वजह से यहां मेटल की सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रे पास होने से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एंड ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, थोड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये वेव नेचर है, तो ये पार्टिकल क्यों रिलीज हो रहा है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, हमें पता है, ये वेव है, तो वेव कैसे पार्टिकल को रिलीज कर सकता है? ये भी पार्टिकल होना चाहिए तभी पार्टिकल निकल सकता है। बात सही है। तो ये चीज अभी जो थियरी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, या अभी जो थियरी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, वो थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव थियरी के बारे में पढ़ा है, राइट? तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। ये सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है, और ये इससे भी आसान है कि आप, चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो ये सब्सटेंस है। अब ये जो सब्सटेंस है इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले सब्सटेंस को मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो इसे 25 से मुझे कहां ले जाना है? 26 तक। इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। प्रोवाइड सम हीट टू द सब्सटेंस, देन सब्सटेंस इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, राइट? तो यहां पर 25 से 26 तक मुझे ले जाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे जो अमाउंट ऑफ हीट इसको देनी पड़ेगी उसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अब यही सब्सटेंस 25 से 26 डिग्री चला गया, 1 डिग्री का इंक्रीज हो गया, और इसीलिए इसको जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट थी उसी को हम क्या बोलते थे? हीट कैपेसिटी। अब दूसरा पॉइंट समझना, यही सब्सटेंस को मैं 100 डिग्री पे रख लूं, यही सब्सटेंस को मैं 100 डिग्री पे रखूं, और 100 डिग्री से मुझे 101 डिग्री पे ले जाना है, तो अगेन मुझे कितने डिग्री इंक्रीज करना है? 1 डिग्री। ये 100 डिग्री है, मुझे इसे 101 डिग्री पे ले जाना है, तो भी मुझे इसको क्या देना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। लेकिन जब ये 25 पे था और 26 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए, मींस 1 डिग्री का वहां पर इंक्रीज लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट थी, क्या वही अमाउंट ऑफ हीट मैं दूंगा 100 डिग्री पे तो 101 हो जाएगा? तो नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अब ऐसा क्यों, इसका ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। बोलो समझ में आ रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 26 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर ले जाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट की जो जरूरत है वही अमाउंट ऑफ हीट से आप 100 डिग्री से 101 डिग्री टेम्परेचर नहीं कर सकते हो। मींस हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो वही यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट उसी के बारे में है कि हम लोग यहाँ पर डिफरेंट इन हीट कैपेसिटी is factor of temperature, is factor of temperature. Different in a heat capacity is a factor of temperature. Different temperature पे heat capacity की requirement कैसी होती है? Different होती है। तो जितनी हीट कैपेसिटी हमें चाहिए 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर ले जाने के लिए, उतनी ही हीट कैपेसिटी हम 100 से 101 पे नहीं ले सकते। मींस दोनों में हमको डिफरेंट हीट चाहिए कि कब ज्यादा कब कम, वो आएगा तब बात करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट भी ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। एंड फोर्थ पॉइंट, लाइन स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या कहानी है? लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? देखो वैसे तो आप जानते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये भी बहुत डिटेल में है। दो टाइप के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक एमिशन स्पेक्ट्रा। उसके दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिटल रखते हैं। मान के चलिए ये हाइड्रोजन एटम है। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर हाइड्रोजन एटम में कहाँ इतनी सारी ऑर्बिट होती है? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही ऑर्बिटल होती है। बात सही है आपकी, लेकिन ध्यान रखिए बेटा कि यहाँ पर जो पहला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, बाकी के एम्प्टी ऑर्बिटल हर एटम के अंदर एग्जिस्ट तो करते ही है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है तब तक ही ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है? एम्प्टी ऑर्बिटल भी अवेलेबल तो होते हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर हीट पास करूंगा या एनर्जी पास करूंगा इन द फॉर्म ऑफ रे, तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जंप करेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा और वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाएगा। हो सकता है वो उसके भी आगे चला जाए, हो सकता है वो उससे आगे चला जाए, तो कोई भी एनर्जी लेवल पे वो जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसको यहां से कितनी एनर्जी मिली। जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन का जंप उतना बड़ा होगा, जितनी कम एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन का जंप उतना छोटा होगा। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितना जंप करेगा, वो डिपेंड करता है यहां से हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट यू आर गिवन। अंडरस्टूड? तो यहां से आप कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट ये है यहाँ पर कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर गया आगे के ऑर्बिटल में, वैसे ही आगे के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से अंदर आ सकता है, यहां से अंदर आ सकता है। तो एब्जॉर्प्शन एमिशन हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइंस दिख रही है, ये हर लाइन हमको एक कलर देती है, डिफरेंट कलर देती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों डेवलप हो रहे हैं ये भी हम लोग इस थियरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बोलो समझ में आ रहा है? तो अब हमको ये चारों पॉइंट अलग अलग एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हॉट सब्सटेंसेस। ओके, तो इसी के बारे में हमें सबसे पहले बात करनी है। हम क्या करेंगे? यहां पर मैक्स प्लैंक की बात करेंगे। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट का नेम है, ये पहली बार नहीं आया, अब तो आप जानते हो इसको। मैक्स प्लैंक ने क्या किया कि कोई भी सब्सटेंस को जब आप गर्म करते हो, जैसे ये सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है ये, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को आप लोग गर्म करते हो तो वो डिफरेंट वेव जो है, मींस डिफरेंट रेडिएशन जो है वो एमिट करता है। जैसे कि समझना ध्यान से, ये सब्सटेंस मैंने गर्म कर दिया, इस सब्सटेंस को गर्म है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? मान के चलो आप कहीं से आ रहे हो, यहाँ पर सब्सटेंस पड़ा है, तो ये सब्सटेंस गर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा? इसको टच करोगे
लेकिन और एक भी है, यदि थोड़ा सा ध्यान रखो तो इस सब्सटेंस को आप टच मत करो, लेकिन उसकी सरफेस के बिल्कुल नजदीक आपका हाथ ले जाइए, आपके जो हैंड है उसको बिल्कुल नजदीक की सरफेस के ऊपर ले जाइए, टच मत करिए, तो भी आपको थोड़ा सा हॉटनेस फील होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो गर्म सब्सटेंस है, हॉट सब्सटेंस है, वो अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ रेडिएशन को एमिट कर रहा है, राइट। तो मैक्स प्लैंक ने वही बताया कि सॉलिड सब्सटेंस ऑलवेज रिलीज रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन यहां से बाहर निकल रहे हैं वो एक जैसे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं बहुत हाई रेंज की लैम्बडा वाले रेडिएशन बाहर निकलते हैं। हाई रेंज की लैम्बडा वाले, हाई रेंज लैम्बडा का मतलब क्या है? एक ऐसा लैम्बडा जो सबसे छोटा है और एक ऐसा लैम्बडा जो बहुत बड़ा है। तो यहां पर दो डिफरेंट टाइप के वेव हैं और उसके बीच में जितनी भी लैम्बडा आती है वो सारी लैम्बडा यहां से बाहर निकल सकती है। तो हाई रेंज ऑफ लैम्बडा वाले रेज जो है या रेडिएशन जो है वो यहां से बाहर निकलते हैं। ऐसा किसने बताया? मैक्स प्लैंक ने बताया। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो ध्यान से, मान के चलो आपके पास यहां पर एक सब्सटेंस है सॉलिड और ए है आयन। ध्यान रखना, एक काम करो, चलो आयन का रॉड ले लो, ये आयन का रॉड है। अब आपने इसको सबसे पहले गर्म किया, टेम्परेचर आपने इसका इंक्रीज किया। तो जैसे ही आयन के रॉड को आपने यदि कोई भट्ठी के अंदर, कोई फर्नेस के अंदर आयन के रॉड को देखा है, जब भी कोई शेप देना होता है तो उसको जब गर्म करते हैं, यदि ध्यान से देखा है तो ये काम लगने वाला है। एग्जांपल, आयन के रॉड को जब हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये गर्म होगा, एंड गर्म होने से ये सबसे पहले तो डल रेड कलर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर आपने दिया तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा टेम्परेचर दिया तो ये और एक कलर में कन्वर्ट होगा, विच इज व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा टेम्परेचर दिया, फाइनली ये ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते गए तो डिफरेंट कलर में ये कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये है डिफरेंट कलर मींस डिफरेंट वेवलेंथ। याद रखना ये पॉइंट, जिंदगी भर याद रखना, डिफरेंट कलर मींस डिफरेंट वेवलेंथ, राइट। तो यहां पर ये थोड़ा सा डल रेड कलर था, फिर रेड कलर हो गया, फिर व्हाइट कलर हो गया, फिर ब्लू कलर हो गया। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट कलर हमको देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही ये रे जो एमिट करेगा वो रे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हर बार हम अलग अलग टेम्परेचर दे रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर से ये डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, ध्यान रखना ये पॉइंट, जब जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, फ्रीक्वेंसी भी तब तब बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? न्यू। तो टेम्परेचर के साथ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज ज्यादा रहती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डल रेड कलर है, वहां पर टेम्परेचर सबसे कम होगा, एंड ब्लू कलर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो डल रेड कलर है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी बेटा? बोलो, कम होगी। तो यहां पर बोल सकते हैं डल रेड कलर जो है, या रेड कलर इसके साथ भी कंपेयर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, रेड कलर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। बट यदि बात करो आप ब्लू कलर के सब्सटेंस की, तो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी कौन से कलर की ज्यादा है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कहां पर ज्यादा है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसका रीजन भी ये है, फ्रीक्वेंसी ये न्यू है बेटा। अब आप समझो कि यहां पर जो आपने हीट प्रोवाइड करी, जो एनर्जी प्रोवाइड करी, उसकी कंपेयर में यहां तक एनर्जी कैसी प्रोवाइड करी? ज्यादा, क्योंकि यहां से यहां तक जाओ तो बहुत टाइम आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। मींस बहुत बार आपने एनर्जी प्रोवाइड करी तब जाके ये ब्लू कलर फॉर्म हुआ है।
मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट मींस वहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बोलो समझ में आ रहा है? इसके बारे में अभी फाइनल एक मैक्स प्लैंक ने फॉर्मूला भी दिया है, वो भी डिस्क्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, चलिए अब यहां पर एक ग्राफ को हमें देखना है। अब ग्राफ जो है वो इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ का है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का नहीं है, ध्यान रखना। लोग मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को एक ही मान लेते हैं, दोनों अलग है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो नेक्स्ट थियरी में पता चल ही जाएगा आपको, लेकिन अभी के लिए याद रखो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी दोनों अलग चीज है। अब यहां पर एक ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, इस ग्राफ को जरा ध्यान से गौर से आप देखोगे तो यहां पर मैं ले रहा हूं लैम्बडा, मान के चलिए यहां पर 1000 नैनोमीटर है, यहां पर 2000 नैनोमीटर है और यहां पर 3000 नैनोमीटर है। ये नैनोमीटर के अंदर हमने वेवलेंथ रखी है, नैनोमीटर के अंदर वेवलेंथ मैंने ड्रॉ करी है। चलिए अब यहां पर मैं ले रहा हूं इंटेंसिटी, यहां पर मैं ले रहा हूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऊपर की तरफ ज्यादा है। जो ग्राफ में प्लॉट करने वाला हूं वो कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। अब ये जो दो ग्राफ मैंने प्लॉट किए हैं उसमें सबसे पहले ये जो ग्राफ है वो मान के चलो T1 टेम्परेचर का है और ये जो ग्राफ है वो T2 टेम्परेचर का है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, ये पॉइंट याद रखो। तो ये चीज यहां से ये निकल के आती है कि कर्व बड़ा किसका मिलता है, जिसका टेम्परेचर बड़ा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ जो है वो बड़ा कर्व देता है, याद रख लेना। टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ में कर्व बड़ा मिलता है। दूसरा पॉइंट, इस ग्राफ को यदि आप इस तरह से रीड करो लाइक दिस, इस मोड में चले जाओ तो एक कहानी ये भी निकल के आती है कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं इंटेंसिटी तो बढ़ रही है बट वेवलेंथ क्या हो रही है, कम। इस पॉइंट पे मैं यहां से वेवलेंथ निकालूं तो वेवलेंथ कम हो रही है, देखो। तो वेवलेंथ कम होने से इंटेंसिटी बढ़ती है, पीक पॉइंट पे जाती है, उसके बाद वेवलेंथ और कम करो तो इंटेंसिटी कम भी होती है। ध्यान रखना बेटा, यहां पर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ का रिलेशन क्या है। वेवलेंथ कम करने से इंटेंसिटी बढ़ी, फिर और वेवलेंथ कम करने से इंटेंसिटी कम हुई। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इंटेंसिटी को मैं I से रिप्रेजेंट करूं तो इंटेंसिटी बढ़ रही है इनिशियली जब वेवलेंथ को मैं कम कर रहा हूं, ये बात है इनिशियल एंड आफ्टर सम टाइम इंटेंसिटी कम हो जाती है जब वेवलेंथ कम हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिए। Intensity will increase when we decrease the wavelength initially, but after some time when we decrease more wavelength from the radiation, then the intensity will also decrease. ये पॉइंट याद रखिए। जबकि ये इंटेंसिटी की जगह यदि मैं फ्रीक्वेंसी ले लूं तो याद रखना वेवलेंथ जब जब कम होगी फ्रीक्वेंसी तब तक बढ़ेगी। ये बिल्कुल इनवर्स ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कब क्या करना है, कब कितनी वेवलेंथ कम कर ले। इंटेंसिटी में आफ्टर सम टाइम चेंज ज्यादा डिफरेंस हो जाता है बट फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आता। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा याद करिए। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था और वो फॉर्मूला क्या था, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, याद आ रहा है। तो लैम्बडा कहां पर है बेटा, नीचे। तो जितना लैम्बडा कम होगा ये उतना ज्यादा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन पे है। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू भी फिक्स है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैक्स प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दिया है, थोड़ा याद रखना इसे। मैक्स प्लैंक कुछ बोल रहा है यहां पर कि कोई भी सब्सटेंस है जो मिनिमम से मिनिमम जो एनर्जी रिलीज करता है, मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस, दिस इज नोन एज अ क्वांटम। क्या बोलते हैं उसे, क्वांटम बोलते हैं।
कोई भी सब्सटेंस बहुत डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, उसमें जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने रिलीज करी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम बोलेंगे। अब ये जो क्वांटम है इसकी एनर्जी का उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसने रिलेशन बताया, E = h²। ये फॉर्मूला आपको काम लगने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। E = h², where E = एनर्जी ऑफ क्वांटम, और फोटोन भी बोल सकते हो आप इसे। न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम, क्वांटम की जगह आप इसे फोटोन बोल सकते हो, याद रखना। और ये जो H है इसे हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू याद रखना 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। H = 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। अब यदि मैं इसी को थोड़ा अलग लिबरेट करके लिखूं थोड़ा और, तो बेटा आप जानते हो कि न्यू = c/λ, यहां पर h² आ गया तो न्यू की जगह में क्या रख लूं, c/λ। तो एक नया फॉर्मूला बन सकता है, E = hc/λ। दिस इज ऑल्सो गिव अस फोटोन एनर्जी। क्या दे सकता है, फोटोन एनर्जी। अब ये जो है वो 1 फोटोन की एनर्जी के लिए है। कितनी, 1 फोटोन की एनर्जी के लिए है। यदि मुझे n फोटोन की एनर्जी ढूंढनी है फॉर एनर्जी ऑफ n फोटोन, तो मैं क्या करूं, E = nhc/λ रख लूंगा। nhc/λ जिसमें n नंबर ऑफ फोटोन हो जाएंगे। दिस इज फॉर अ एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, याद रखना बेटा, दिस इज फॉर अ एनर्जी of 1 photon. This is for energy of 1 photon. लेकिन मुझे n फोटोन की एनर्जी चाहिए तो मैं लिखूंगा E = nhc/λ। बोलिए समझ में आ रहा है पॉइंट, जिसमें c की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3.0 × 10⁻10। ओके, तो इसे नोट करना है आप लोगों को। मुझे 1-2 रिलेशन और दिखाने हैं आपको, यदि आप थोड़ी सी स्पेस, चलो यहां पर लिख लूं मैं, फाइनली आप यहां से वो लिख लेना, लेकिन हाँ मैं यहां पर लिख लेता हूं अभी। तो यहां पर मैं 1-2 रिलेशन लिखता हूं जो आपको याद रखने हैं। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के वोल्ट को हमें दिखाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ रिलेशन। एक इलेक्ट्रॉन का कूलम के अंदर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन = 1.6 × 10⁻19 कूलम। उतना ही इलेक्ट्रॉन के वोल्ट जूल में हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट = 1.6 × 10⁻19 जूल, ये पॉइंट याद रखिए। दूसरा यहां पर लिख रहा हूं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट = ये जूल है, जूल की जगह मुझे यहां पर किलो कैलोरी लाना है, तो किलो कैलोरी के लिए मैं क्या करूंगा, 23.06 लिख लूंगा। दिस इज किलो कैलोरी। तो एक इलेक्ट्रोवोल्ट का जूल में एंड किलो कैलोरी में कन्वर्जन याद रखना है। ये भी कन्वर्जन की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो इसे नोट डाउन करिए। फिर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा मायने रखती है एंड उसी के बारे में बात करनी है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें ये थियरी में इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो ये फॉर्मूला है। इतनी ज्यादा ये थियरी पूछी नहीं जाती कभी भी, लेकिन ये फॉर्मूला से बहुत सारे एग्जांपल्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो मैं एग्जांपल भी कैलकुलेट करूंगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है, ये रिलेशन याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। रिलेशन क्या होता है इंटेंसिटी का लैम्ब्डा के साथ एंड फ्रीक्वेंसी का लैम्ब्डा के साथ, ये थोड़ा सा याद रखिए। मैक्स प्लैंक कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जरूर याद रख लेना, इसे मत भूल जाना। ओके, चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, अब आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग एक और अच्छा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकता हूँ। इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट को यदि मुझे टिक करना हो कि कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वन ऑफ दिस टॉपिक, ओके, उसे बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है एच हर्ट्ज, और ये हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सिंपल सी काम करी, उसने एक्टिव मेटल ली एंड एक्टिव मेटल के ऊपर कोई लाइट को इंसेंट किया, मींस लाइट को पास किया। तो यहां पर ही प्रैक्टिकल को यदि देखा जाए तो सबसे पहले यहां पर हमको एक ट्यूब लेनी है ग्लास की, जैसे हमने कैथोड रेज प्रैक्टिकल में ली थी, लेकिन उसके अंदर और इसमें एक फर्क है कि यहां पर मुझे 100% वैक्यूम चाहिए, मींस मुझे गैस का मॉलिक्यूल नहीं रखना है इसमें। जबकि हम लोग बात करें कैथोड रेज के बारे में, तो कैथोड रेज के अंदर क्या था, कैथोड रेज के अंदर कुछ लेस प्रेशर वाला यहां पर गैस हमने भर के रखा था। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले एक प्लेट को रखते हैं, इस प्लेट को हम लोग बोल देंगे कैथोड। कैथोड की प्लेट है जो नेगेटिव चार्ज रखती है, और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ दिया है, ज्वाइन कर लिया है। ओके, एंड यहां पर हमने एक प्लेट और रखी है जिसे हम बोलेंगे एनोड, जो बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ी हुई है। ये प्लस चार्ज है और ये होगा हमारा एनोड। अब इसके अंदर तो कोई गैस है नहीं, तो हाई इलेक्ट्रो वोल्टेज से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर भी हम यहाँ पर हाई वोल्टेज ही रखते हैं। इसका रीजन ये है कि मुझे ये मोस्ट नेगेटिव चाहिए और मुझे ये मोस्ट पॉजिटिव चाहिए। तो मोस्ट नेगेटिव एंड मोस्ट पॉजिटिव तो तभी हो सकते हैं जब यहाँ पर मैं हाई वोल्टेज बैटरी से करंट फ्लो करूं। अब करना क्या है, इसके अंदर हमें बाहर से एक लाइट को पास करना है। लाइट के रे को मैं जैसे ही पास कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन ऐसा देखने को मिला कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस छोड़ के बाहर आ रहा है, लेकिन शर्त यह है कि ये मेटल कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। अब एक्टिव मेटल कौन सी होती है, तो ग्रुप नंबर 1 की मेटल जो है उसे हम लोग एक्टिव मेटल मानते हैं। पीरियोडिक टेबल आप जानते होंगे, ग्रुप नंबर 1 में कौन सी मेटल अवेलेबल है बेटा, तो जिसकी जरूरत है वो ही लिख रहा हूं मैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इसमें से कोई भी मेटल की आप यहां पर प्लेट रख लो। इसके ऊपर जैसे ही आप लाइट पास करोगे, ये लाइट इस सरफेस के ऊपर जाएगी, सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे एंड उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्लोली एनोड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल जब मूव करता है तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलिए समझ आया यहां तक। अब यहां पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि यहां से मेटल की सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए मैंने यहां से लाइट पास करी। तो लाइट में ऐसा क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो बोल सकते हैं एनर्जी। क्या होगी, एनर्जी। लाइट कुछ एनर्जी वाली होनी चाहिए तभी ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट में यहां पर लिख रहा हूं, उस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि लाइट जब हम पास करते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, तो पासिंग टाइम ऑफ लाइट and releasing time of electron both are equal, both are same, there is a no difference of time, understood। तो यहां से मैं जिस वक्त यहां पर लाइट पास करूंगा वही वक्त पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। इसका मतलब मैं यहां पर लिखूंगा पासिंग टाइम ऑफ लाइट एंड releasing time of electron both are same। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो है 10⁻⁸ सेकेंड का, तो इतना डिफरेंस जो होता है वो मेजरेबल नहीं है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं एंड बोल देते हैं कि जिस वक्त मैंने लाइट पास करी वही वक्त पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। सेकेंड पॉइंट यहां पर आएगा कि इलेक्ट्रॉन
कितने रिलीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर ध्यान रखना, ejected number of electron is directly proportion with the intensity of that light। लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन पे होते हैं। जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। तो ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के ऊपर, जबकि जो रिलीज इलेक्ट्रॉन हो गए उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब आपको समझना है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। समझो, यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव एक सेकेंड में निकल रहे हैं, in 1 second how many number of waves or number of radiation are passed through the particular point is known as frequency। तो एक सेकेंड के अंदर 1000 मान के चलो रेज निकले, तो वो 1000 उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। लेकिन उस 1000 में से एक रे को अलग करो और उस रे की पर्टिकुलर एनर्जी आप फाइंड करो, उस रे की पर्टिकुलर आप लोग आई देखो, उसकी आई बोलते हैं, दैट इज इंटेंसिटी। तो पर्टिकुलर रे की क्या होती है, इंटेंसिटी। पर्टिकुलर रे की टेंडेंसी या उसकी एनर्जी, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। बट एक सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ रेज जो पास हो रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। बोले समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखना, एक सेकेंड के अंदर जितने रे पास होते हैं उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। लेकिन एक अलग अलग रे की जो एनर्जी होती है, जो उनकी टेंडेंसी होती है, उनको उसकी इंटेंसिटी बोली जाती है। तो इंटेंसिटी जितनी बड़ी होगी, इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, एंड फ्रीक्वेंसी जितनी बड़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उतने काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैं ग्राफ प्लॉट करके आपको समझाऊं तो शायद अच्छे से आपको समझ आएगा। यहां पर ले लो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ले लो, इस ग्राफ के ऊपर आप क्या ले लो, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आप ले लो फ्रीक्वेंसी। अब मान के चलो यहां से एक ग्राफ है जो कुछ इस तरह से है, ये प्रैक्टिकली प्रूवन ग्राफ है। अब मैं यहां पर देखूं और ये पॉइंट देखूं, तो ये दोनों पॉइंट पे मुझे फ्रीक्वेंसी कैसी मिल रही है बेटा, सेम। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मुझे दोनों पॉइंट पे कैसी मिल रही है, सेम। बट ये पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए वो ज्यादा है, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जबकि इस पॉइंट पे इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, कम है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो ये पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड है वो ज्यादा है, ये पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड है वो कम है। बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इंटेंसिटी जो है लाइट की वो कम होगी। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इंटेंसिटी जितनी कम होती है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उतने कम होते हैं। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। याद रख लेना, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। बेटा ध्यान रख लेना, इसे बहुत अच्छे से रेड पेन से नोट डाउन करके ब्लॉक बना लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो दो पॉइंट यहां पर हमने डिस्कस करे हैं कि पासिंग लाइट जो है उसका टाइम और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का टाइम सेम है, एंड इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है। अब थर्ड पॉइंट, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोलेंगे इसे, ये थर्ड पॉइंट जो है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि समझना ध्यान से, यहां पर एक न्यूक्लियस है,
और यहां पर ये उसकी ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों के बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा। बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, राइट और रॉन्ग? पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। मान के चलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट का है। कितना है? 10 इलेक्ट्रोवोल्ट का यहां पर फोर्स लग रहा है। अब मुझे यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है और मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे रे को पास कर रहा हूं जिस रे की 8 इलेक्ट्रोवोल्ट की कैपेसिटी है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए उसे इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके वो इस रे से बाहर निकलेगा। अब 8 इलेक्ट्रोवोल्ट की कैपेसिटी क्या 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की कैपेसिटी को ब्रेक कर सकता है? मुझे बताइए। नहीं कर सकता ना। इसका मतलब कि इन दैट केस ये रे ये इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकता। इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर लगेगी। जो एनर्जी कितनी होगी? मिनिमम 10। मिनिमम 10। तो मिनिमम 10 जितनी एनर्जी, एक्चुअली 10 से स्लाइट ज्यादा होगी, 10.001 भी चाहिए, तो 10 से थोड़ी भी ज्यादा चाहिए, लेकिन मान के चलो मिनिमम 10 चाहिए। तो मिनिमम भी यदि मैं जो एनर्जी यहां पर प्रोवाइड करूंगा, मान के चलो मैं ले रहा हूं 10, तो जितनी यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है उतनी ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगा, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे, बाहर निकलेंगे। बोलो समझ आ रहा है? तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद रखना इस वर्ड को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ejection of electron, it is known as a threshold energy। क्या बोलते हैं उसे? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग W0 या तो फिर phi से रिप्रेजेंट करते हैं। W0 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, phi से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो W0 एंड phi, इस W0 को और एक नेम से भी जाना जाता है, दैट इज वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसे? वर्क फंक्शन। ध्यान रखना। तो इन शॉर्ट बात यह है कि कोई भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होगा। दूसरी बात, क्या सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी अमाउंट मुझे चाहिए, क्या पोटेशियम में उतनी ही अमाउंट एनर्जी चाहिए? क्या रुबिडियम में उतनी ही चाहिए? क्या सीजियम में उतनी ही चाहिए? ना। हर एक मेटल के अंदर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन अलग अलग अमाउंट का होगा। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन अलग अलग अमाउंट का होगा, तो पासिंग एनर्जी जो आएगी वो भी अलग अलग अमाउंट की होनी चाहिए। जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये याद रख लेना आप लोग। अब ध्यान रखना, हो क्या रहा है यहाँ पर? ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहां से ये अट्रैक्शन फोर्स को मुझे ब्रेक करना है एंड यहां से मुझे एनर्जी देनी है। यहां से जो मैं एनर्जी दे रहा हूं, मान के चलो ये 10 इलेक्ट्रोवोल्ट है और मुझे यहां से 8 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रहा हूं। इन दैट केस क्या ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा? नहीं होगा ना। लेकिन यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि चलो बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, मैं एक दूसरा रे पास कर रहा हूं जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रोवोल्ट है, दूसरा रे पास कर रहा हूं उसके पास भी 8 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो 8 और 8 16 हो गए, जबकि यहां पर 10 इलेक्ट्रोवोल्ट थे। बोलो अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या सोच रहे हो? बताइए आंसर। नहीं निकलेगा। क्यों? गौर करिए यहां पर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि एक रे के पास कितनी पावर है। एक रे के पास जो पावर है उसी को इंटेंसिटी बोलेंगे।
एक रे एक इलेक्ट्रॉन के लिए यूजफुल होता है, मल्टीपल रे को पास करके एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करवा सकते, ध्यान रखना। तो हमारे पास एक रे ऐसा होना चाहिए जिसकी एनर्जी इसको कवर कर जाए या इससे ज्यादा हो जाए। बोलो समझ आ रहा है? तो इंटेंसिटी का मतलब है पर्टिकुलर सिंगल फोटोन के पास जो एनर्जी होगी उसी को हम लोग इंटेंसिटी बोलेंगे। तो उसकी टेंडेंसी उतनी होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो इजेक्ट कर पाए। अंडरस्टूड? तो यहां पर मुझे ये 8 के अलग अलग में वोल्टेज पास करूंगा, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन मान के चलो मैं यहां पर 12 इलेक्ट्रोवोल्ट पास करूं तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा। अब 12 में से 10 तो यहां पर ये मेटल के पास रह जाएंगे, क्योंकि यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 10 इलेक्ट्रोवोल्ट तो यहां पर यूज हो जाएंगे। कितने बाकी रह गए? 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट इस इलेक्ट्रॉन के पास आएंगे एंड ये 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम पास करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी मेटल एब्सॉर्ब कर लेगी, बाकी की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेगी। बोले समझ आ रहा है? यहां पर मैं 3 डिफरेंट पॉइंट लिख रहा हूं, वो तीनों पॉइंट आपको समझने जरूरी है, लिखने भी जरूरी है। क्या है 3 पॉइंट? पहला पॉइंट ऐसा है कि वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी हम इंसेंट लाइट ले ले, इंसेंट लाइट मींस EI, इंसेंट लाइट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करनी है EI से। ये जो हम इंसेंट कर रहे हैं लाइट को, इसकी एनर्जी को हम EI बोलते हैं। तो एनर्जी ऑफ इंसेंट लाइट इज लेस देन वर्क फंक्शन। क्या इस केस के अंदर मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे कि नहीं? बोलिए। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिल सकती। क्यों? इंसेंट लाइट जो पास कर रहे हो उस लाइट की एनर्जी कम है, जबकि वर्क फंक्शन जो है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ले ले कि इंसेंट लाइट एंड W0 बोथ आर सेम, मींस यहां पर 10 इलेक्ट्रोवोल्ट की रिक्वायरमेंट है और आप 10 इलेक्ट्रोवोल्ट ही दे रहे हो। तो इन दैट केस क्या होगा? देखो समझना ध्यान से। यहां से आप सेम एनर्जी दे रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, बट अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आया, सर ये तो गलत चीज है। नहीं बेटा, सुनो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर या मेटल की सरफेस के ऊपर इंसेंट लाइट पास करी हमने, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना जरूरी है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो उसे बोला जाता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन अकेला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। तो यदि आप समझ रहे हो कि सिर्फ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर दैट द ट्रैवलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड? तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, तब वो ट्रैवल कर पाएगा। यहां पर जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी वर्क फंक्शन में यूज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे लेकिन वो स्टेबल होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इन दैट केस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिलेगी, जबकि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। थर्ड नंबर, EI की वैल्यू मान के चलो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू W0। W0 को आप 5 भी बोल सकते हो, मैंने बोल दिया है 5 भी बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इंसेंट लाइट की वैल्यू W0 से बड़ी होगी तो क्या होगा बेटा कि आप जो लाइट पास कर रहे हो जरूरत से ज्यादा है, मींस वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है एंड पासिंग लाइट की एनर्जी ज्यादा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। दैट मींस यहां पर बहुत आसानी से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकते हैं। बहुत आसानी से यहां पर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बोलिए समझ आ रहा है? अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंसेंट लाइट का रोल क्या है। तो इंसेंट लाइट जो हम पास कर रहे हैं उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। जैसे कि 12 इलेक्ट्रोवोल्ट इंसेंट लाइट की एनर्जी है, जिसमें से 10 इलेक्ट्रोवोल्ट वर्क फंक्शन है एंड 2 इलेक्ट्रोवोल्ट काइनेटिक एनर्जी है।
इसका मतलब यह है कि EI इज इक्वल टू W0 प्लस KE, काइनेटिक एनर्जी। बोले समझ आ रहा है? EI मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू h न्यू, तो यहां पर मैं लिखूंगा h न्यू, इसको मैं लिख सकता हूं h न्यू 0 एंड इसको लिख सकता हूं 1/2 MEV²। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है एग्जाम्पल के कैलकुलेशन के लिए। दिस इज 5 स्टार फॉर्मूला, याद रखना। जिसमें ME क्या है, तो ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रख लेना। अब न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा हम जानते हैं, तो न्यू 0 इज इक्वल टू C बाई लैम्डा 0 लिख सकते हैं। मैंने प्लैंक थियरी में बता दिया है, प्लैंक क्वांटम थियरी में ये बात कर चुके हैं हम लोग। तो यहां पर न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा इस यहां पर रख लो, न्यू 0 इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा 0 यहां पर रख लो। क्या होगा? HC बाई लैम्डा इज इक्वल टू HC लैम्डा 0 प्लस 1/2 MEV²। अब यदि मैं 1/2 MEV² को मास्टर कर लो, तो 1/2 MEV² को मास्टर किया जाए तो HC बाई लैम्डा HC अपॉन लैम्डा 0 माइनस हो जाएगा, तो HC अपॉन लैम्डा माइनस HC अपॉन लैम्डा नॉट। 1/2 MEV² इज इक्वल टू, बेटा कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? HC, तो क्या रहेगा? 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 0। तो यहां पर हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभार इंसेंट लाइट की एनर्जी नहीं देंगे, सिर्फ आपको इंसेंट लाइट की वेवलेंथ देंगे। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा 0 दी जाएगी। लैम्डा 0 को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, याद रखना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे रखी होगी, इंसेंट लाइट की वेवलेंथ आपको पता होगी, तो लैम्डा एंड लैम्डा 0 पता होगी। H एंड C बोथ आर कांस्टेंट। H की वैल्यू कितनी है बेटा? लास्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, याद रख लेना। तो ये H की वैल्यू फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड आपको यहां पर वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत आसान सा टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, लेकिन कुछ चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है, तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब एक क्लू पॉइंट है जो याद रख लेना आप लोग, W0 जितना कम होगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा होगा। जितना W0 कम होगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जैसे कि आपके पास A, B, C, D, देयर आर 4 मेटल यू हैव, जिसमें एक का W0 की वैल्यू है 2.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, एक है 4.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, तीसरा है 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, एक है 5.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये 4 डिफरेंट मेटल है। अब आपसे 2 क्वेश्चन मैं पूछूं कि यदि मैं यहां पर लाइट इंसेंड कर रहा हूं जिसका इलेक्ट्रोवोल्ट है 3.9 इलेक्ट्रोवोल्ट की लाइट में इसके ऊपर पास कर रहा हूं, तो मुझे बताइए ये चारों मेटल में से कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा बेटा? बताइए कौन आसानी से रिलीज करेगा? तो 3.9 से जिसकी वैल्यू कम होगी वो एक तो A रिलीज करेगा और एक C रिलीज करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे। मींस आउट ऑफ दिस 4 A एंड C शो अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोले समझ आ रहा है पॉइंट? तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना वर्क फंक्शन कम होगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी से होगा। तो नोट करिए बेटा, आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। कल वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग सेव कर लेना। आज से लिंक जो आपको मिलने वाली है वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू मिलने वाली है, एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू तभी मिलेगी जब मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके मोबाइल के अंदर सेव होगा। तो 9426405319, आई रिपीट 942640
5319 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप स्टोर कर लीजिए एज अ नेम ऑफ परफेक्ट ग्रुप या परफेक्ट स्कूल, और यहां से आपको रेगुलर लिंक मिलने वाली है। ओके, तो कमेंट करना जरूर बेटा, लाइक जरूर कर लेना वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिए। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।